हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप लोग का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है मंगलम पाठ पढ़ चुके हैं, पहला पाठ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पाठ। द्वितीय पाठ जो है आप लोग का वो है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को कि पढ़ने से पहले जो है चैप्टर को क्लियरली समझ लेंगे, चैप्टर किस चीज पर बात करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र वैभव है, यानी कि पटना के बारे में जो है आपका चैप्टर बात करना चाहता है। पटना के बारे में बताना चाहता है कि पटना में क्या है और क्या नहीं है। तो आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर जो है हमको फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। और वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा ज़्यादा, क्योंकि खासकर जो है आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। चलिए देखते हैं। एक नंबर जो है प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र की ख्याति जो है किस रूप में थी, ये देखेंगे। तो प्राचीन ग्रंथ में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में जो है पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। पुष्पपुर या कुसुमपुर मानने का सबसे पहले जो है इसका अर्थ है कि पटना में सबसे ज्यादा पाटल का खेती होता था, पाटल पुष्प का खेती होता था, यानी कि गुलाब का खेती होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के लिए पल्लवित होने के कारण प्रचलित है। यानी कि पाटलिपुत्र जो है नगर है, पाटलिपुत्र जो है वो भी पाटल पुष्प के या पाटल के कारण ही, पाटल पुष्प के कारण ही इसका पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा है। यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। यहाँ शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता था। यहाँ पर जो है शरद काल के समय में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव जो है वो भी दुर्गा पूजा के जैसा ही इसको मनाया जाता था। मानिए तो एक तरह जो है जब वहाँ पर शरद काल में, यानी कि पहले के समय जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वही कौमुदी महोत्सव को हटा के अब दुर्गा पूजा में कर दिया गया है। दुर्गा पूजा महोत्सव इसी की तरह मनाया जाता था, लेकिन अब कौमुदी महोत्सव को हटाकर दुर्गा पूजा ही कर दिया गया है। अब दूसरा आपका प्रश्न है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसी है। यानी कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर कैसी है देखेंगे। यानी कि आप लोग को हम फर्स्ट में ही बता दिए हैं कि जितने भी प्रश्न आएगा पटना से ही रिलेटेड आएगा, इसलिए जो है पटना के बारे में ही सब है। और प्राचीन के बारे में जो है तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसी है, ये देखेंगे। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर जो है पृथ्वी पर बसे सबसे श्रेष्ठ नगरों में से जो है एक है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महान नगर की तुलना इंद्र की भारी पूरी नगरी से की है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र में विद्वान ही सिर्फ बसते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। विद्वान जो है वहाँ पर जितने भी हैं विद्वान अपना ख्याति प्राप्त किए हैं, परीक्षा दिए हैं, बहुत सारे विद्वान वहाँ पर रहे हैं। उसके बाद में सभी विद्वान का ज़्यादा खासकर विद्वान जो है पाटलिपुत्र में ही अपना परीक्षा देकर जो है अपना योग्यता दिखाए हैं, योग्यता को जो है दर्शाए हैं। और कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर जो है इंद्र के भारी पूरी नगरी से किया गया है। जैसा इंद्रलोक होता है उसी तरह जो है कवि दामोदर गुप्त कवि कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो भी जो है इंद्र के नगरी की तरह ही है। इंद्र के नगरी के तरह ही जो है पाटलिपुत्र जो है पूरा भरा पूरा है। यहाँ पर जो खोजिएगा, जो चाहिए वो सब चीज आपको मिलेगा। उसके बाद में जो है आपका तीसरा प्रश्न है,
पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? पाटलिपुत्र को जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? यानी कि पटना को जो है शिक्षा का पहले का पुराना केंद्र ही क्यों माना जाता है? तो आप लोग को अभी हम बताएं कि सबसे पहला बात है यहाँ पर पुराना केंद्र मानने का सबसे पहला बात कि यहाँ पर जितने भी सारे विद्वान थे सभी पाटलिपुत्र में ही परीक्षा देकर जो है अपना ख्याति प्राप्त किए हैं। जितने भी सारे विद्वान हैं सब पटना में ही परीक्षा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा से हमें जानकारी मिलता है। राजशेखर के द्वारा जो है काव्य मीमांसा रचित किया गया है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है? तो राजशेखर के द्वारा जो है काव्य मीमांसा लिखा हुआ है। तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। राजशेखर लिखे हैं अपने काव्य मीमांसा में कि पाटलिपुत्र जो है वह शिक्षा का एक प्राचीनतम केंद्र है, एक पुराना केंद्र है। यहाँ अनेक विद्वान हुए हैं। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की। यानी कि जो है कवि राजशेखर के अनुसार जो है जब वो काव्य मीमांसा लिखे तो काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक पुराना केंद्र है। और पुराना केंद्र होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे जितने भी सारे अनेक विद्वान हैं वो सभी विद्वान वहीं पे परीक्षा देकर जो है अपना ख्याति दर्शाए हैं। जैसे में देखिए को विद्वान का नाम भी दिया हुआ है, वो परीक्षा में पूछता है, हर समय पूछता है, जब परीक्षा होती है तब पूछती है। तो देखिए आपके पाणिनि वहाँ पे परीक्षा दिए थे, पिंगल दिए थे, वररुचि तथा पतंजलि, ये चारों जो है और बहुत सारे विद्वान हैं लेकिन ये चार जो है मुख्य है। ये चारों जो है परीक्षा देकर अपनी ख्याति को दर्शाए थे। इनका जो है इसलिए जो है कवि राजशेखर लिखे हैं कि अपने काव्य मीमांसा में कि जो है पटना है वो पटना जो है प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र ही पटना है, पाटलिपुत्र है। 4 नंबर आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग से अलग अलग करके भी पूछ सकता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, या सिर्फ पूछ सकता है अशोक के समय जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। हम दोनों के एक ही में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा सुलभ लगे, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े और इसको याद करने में आसानी हो। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है काफी मजबूत था। वहां पर सब चीज से संपन्न था। उसके बाद में रक्षा व्यवस्था जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो भी अच्छा था। उसके बाद में जो है अशोक के समय यह सुंदर नगर था। अशोक के समय इस नगर का वैभव और भी समृद्ध हो गया। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छा थी, लेकिन जब अशोक आया, अशोक का शासन आया, तो अशोक जो है और भी पाटलिपुत्र में और भी सारी चीजें समृद्ध करा दिया, संपन्न करा दिया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा अशोक के समय जो है शासनकाल अच्छा था, यानी कि रक्षा व्यवस्था अच्छा थी। अशोक जब आया था, अशोक का शासन काल था, तो उस समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था और भी बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 5 नंबर प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यानी कि सिख संप्रदाय, सिख लोगों के लिए जो है
पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो सिख लोगों के लिए पटना नगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनका जो है वहां पे जन्म स्थल बनाया गया है, जन्म स्थान है। और जन्म स्थान है जिसका जन्म स्थान को वहाँ पे इनके जन्म स्थान को कहा जाता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कहा जाता है। और इस गुरुद्वारा में जो है अनेक सिख संप्रदाय जो है जितने भी जो है इनको मानने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह को चाहने वाले हैं, सभी उस पूजा स्थल में जाते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद इस सिख संप्रदाय को, गुरुद्वारा को देखने के लिए अनेक दूसरा जगह से भी लोग आकर देखते हैं। यानी कि जो है सिख संप्रदाय के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पटना नगर, क्योंकि यहाँ पर उनका जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान है। और उसके बाद में जन्म स्थान होने के कारण देश विदेश से जो गुरुद्वारा को देखने के लिए यात्री भी जो है आते हैं। पाटलिपुत्र के 6ठा नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के जो है प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है, यानी कि पाटलिपुत्र में प्राचीन कौन सा महोत्सव होता था। तो आप लोग को फर्स्ट में ही हम बताए हैं कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है यहाँ पे कौमुदी महोत्सव है। कौमुदी महोत्सव हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। और उसके बाद इसमें एक और चीज पूछे जाने वाला प्रश्न है जो है पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थल का नाम। तो देखिए पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो पाटलिपुत्र के शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पाटलिपुत्र में जो है शरद काल के समय में जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।